गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि जो आपका बुक है पर्यावरण एवं जनसंख्या शिक्षा, उसमें आपका जो दूसरा लेसन है वो है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। ठीक है ना, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। आइए तो चलिए देखा जाए कि ये पारिस्थितिकी है क्या। तो इसके अंतर्गत आप देखिए करना क्या है। एक होता है आपका पारिस्थितिकी और एक होता है आपका वो पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है ना, ये दोनों वर्ड अलग अलग होता है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग आगे समझेंगे कि कैसे अलग है क्या है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता दूं, जैसे कि जो आपका पारिस्थितिकी है वो संपूर्ण पक्ष का अध्ययन करता है। पर्यावरण के जितने भी पक्ष हैं उनका संपूर्ण पर्यावरण का संपूर्ण पक्षों का अध्ययन करता है। और जो आपका ये इकोसिस्टम है जिसको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, वो कह रहा है कि पर्यावरण के किसी एक विशेष प्रणाली का अध्ययन करता है ना। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से दोनों ये अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले अध्ययन किया जाएगा पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी है क्या, तो इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इकोलॉजी कहा जाता है। कह रहा है कि पारिस्थितिकी शब्द अंग्रेजी में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे सारा चीज़ आपका लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, कह रहे कि पारिस्थितिकी शब्द को अंग्रेजी में इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना, इसकी उत्पत्ति कह रहा है कि ग्रीक भाषा के ओकाइकस, ठीक है, ओकाइकस और लोगस शब्दों से मिलकर बना है। तो जहाँ ओकाइकस का मतलब होता है आवास होता है, यानी कि घर होता है, यानी रहने का जो भी स्थान हो, प्लेस टू लाइफ। ठीक है ना, उसको कहते हैं। और जो लोगस का अध्ययन, लोगस का अर्थ होता है वो क्या होता है, तो अध्ययन होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से देखिए इसको हम लोग शाब्दिक रूप में कह सकते हैं कि जो पारिस्थितिकी है वो जीवधारियों एवं उनके आवासों के बीच होने वाले संबंध, ठीक है ना, संबंध जो होता है उनका अध्ययन पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है ना, और देखिए क्या है, कह रहे कि जिसके अंतर्गत जीवों के वातावरण के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, तो इसमें देखिए पारिस्थितिकी जो शब्द है, पारिस्थितिकी शब्द को पहले देखा जाए। कह रहे कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1965 और 1968, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1965 और 1968, और आपकी किताब में दिया हुआ है 1885 यानी कि 1885। तो इसमें से आपका जो देखा जाएगा, कहीं कहीं ये तो है नहीं, कहीं नेट पे तो मिला नहीं 1885, लेकिन आपका 1865 और 1868 ये दोनों आपको मिल जाते हैं। इसमें से अगर देखा जाए तो 1868 जो है वो आपका मान्य होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे पूरा बता दिया है। तो कह रहे कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रीटर महोदय ने सन 1868 कह सकते हैं, 68 में किया था। ठीक है ना, लेकिन इसको पूरी तरीके से उन्होंने परिभाषित नहीं कर पाया कि ये पारिस्थितिकी है क्या, ये किनके संबंधों का अध्ययन करता है, ये कैसे इसमें जो भी जीवधारी हैं और जो भी वातावरण है उनके बीच की संबंध के बारे में ये सही से नहीं बता पाए रीटर महोदय ने। ठीक है, उसके बाद से पारिस्थितिकी शब्द का अर्नेस्ट हैकल, ठीक है ना, अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में किया था। अर्नेस्ट हैकल को कहा जाता है कि अर्नेस्ट हैकल पूरी तरीके से क्या किए, इसको परिभाषित किए अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे देखिए उनकी परिभाषा एक दिया हुआ है, परिभाषा के रूप में कह रहे कि जीवधारियों एवं पर्यावरण के संबंधों में अनुपात को पारिस्थितिकी कहते हैं। यानी कि जो भी जीवधारी हैं, ठीक है ना, जीवधारी हैं, तो वो जिस पर्यावरण में रह रहे हैं, जिस वातावरण में वो रह रहे हैं, उस वातावरण और वो उनके बीच में जो संबंध है, ठीक है ना, उसी को क्या कहते हैं, उसमें क्या अनुपात है, ठीक है ना, उसी को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए और एक है ओडम के अनुसार। तो ओडम क्या कहते हैं, ओडम भी थोड़ा सा घुमा के कहें, लेकिन बात कहने का मतलब उनका वही है। जैसे कि पारिस्थितिकी के अंतर्गत प्रकृति की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है, यानी ये भी वही चीज़ बता रहे हैं कि जो पारिस्थितिकी होता है वो नेचर यानी प्रकृति एवं जो संरचना एवं कार्य है, ठीक है ना, उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, तो आइए देखिए सीजे क्रैप्स के अनुसार जो 1885 में इन्होंने बताया था, क्या है, इनके अनुसार देखिए क्या कह रहा है, पारिस्थितिकी प्राणियों एवं, ठीक है, प्रकृति के मध्य अंतःक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है ना, जो प्राणियों की पर्याप्तता तथा विवरण विस्तार का निर्धारण करती है। ठीक है ना, इसमें देखिए इन्होंने भी बताया है कि जो प्रकृति है, ठीक है ना, और जो प्राणी है, जो प्रकृति, उनके बीच का अंतः जो संबंध होता है उसको ये बता रहे हैं कि वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। ठीक है ना, और चलिए देखिए पिनालिया
सन 1973 में उन्होंने इसको परिभाषित किया था। तो इनके अनुसार देखिए क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी के अंतर्गत प्राणियों, ठीक है, प्राणियों का संपूर्ण जैविक तथा भौतिक कार्यों, ठीक है, प्रभावों या उनको प्रभावित करने वाले कारकों या संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी इनके अनुसार देखिए क्या कह रहा है कि इस संपूर्ण जैविक, ठीक है, जैविक तथा भौतिक जो भी कारक हैं, ठीक है ना, जो भी कारक हैं उनकी क्या प्रभाव हैं, ठीक है, उनकी कौन कौन सी प्रभाव होते हैं और उनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, ठीक है ना, और उनके बीचों का जो संबंध है उसको ये पिनालिया ने बता रहे हैं, ठीक है ना। तब इसी क्रम में हम लोग आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे और इसमें देखा जाए और क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ विशेषताएं दिया हुआ है, पारिस्थितिकी तंत्र की कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है ना। तो उनको विशेषताओं को हम लोग देखा जाए, विशेषता कौन कौन सी विशेषता होती है। तो इसमें देखिए कह रहे कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो विशेषताएं होती हैं उनका, चलिए देखिए एक एक करके। कह रहे कि पहला पॉइंट आपका कह रहा है, जो पहला है आपका यहाँ पे देखिए, ये जो पहला है आपका कह रहा है कि यह परितंत्र तथा उसके वातावरण के संबंधों के विश्लेषण का अध्ययन करती है। तो बात सही है, अभी हमने पढ़ा, परिभाषा के अनुसार से लग भी रहा था कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो भी वातावरण है और जो जीवधारी है उनके बीच में संबंध क्या है उसका, तो वही कह रहा है कि परितंत्र तथा उनके वातावरण के संबंधों का विश्लेषण का अध्ययन करता है। तो इसी क्रम में देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसके अंतर्गत प्रकृति के विशाल स्वरूप तथा कार्यों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। यानी कि कह रहा है कि इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत विशाल स्वरूप यानी कि बड़े पैमाने पे हम लोग कार्यों का ज्ञान, जो भी प्रकृति है, प्रकृति का जो भी विशाल स्वरूप है उसमें जो भी कार्य हो रहे हैं उनका ज्ञान प्रदान किया जाता है। तीसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसमें प्राणियों तथा उनके वातावरण में आंतरिक संबंधों तथा आंतरिक निर्भरता का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो बात सही है। तो कह रहे हैं कि जो भी प्राणी है, ठीक है, और उनमें उनके जो वातावरण है, ठीक है, तो उनके वातावरण और प्राणियों के बीच जो भी आंतरिक संबंध है, ठीक है ना, और वो किस तरीके से उन पे निर्भर है, ठीक है ना, तो उन निर्भर है तो उसको हम लोग वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक तरीके से कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम मान लीजिए किसी भी अपने वातावरण में जो भी चीज़ें हैं उन पे हम किस प्रकार से निर्भर हैं। आप सभी जानते हैं जैसे हमारे वातावरण में जल है तो जल पे हम लोग कैसे निर्भर हैं, क्यों निर्भर हैं, उससे जल से हमें लाभ क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, ठीक है ना। अब देखिए चौथा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट देखिए कह रहा है कि यह वह विज्ञान है जिसमें संपूर्ण प्राणियों तथा उनके संपूर्ण वातावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि कह रहा है कि यह वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत संपूर्ण प्राणी तथा उनके संपूर्ण जो वातावरण है उनके बीच जो संबंध है उनका अध्ययन किया जाता है। पांचवा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यह परितंत्र का विज्ञान है, यानी कह रहा है कि यह इकोसिस्टम का विज्ञान यानी परितंत्र का विज्ञान है। कह रहा है कि एवं परितंत्र पारिस्थितिकी की इकाई होती है, यानी कि कह रहा है कि यह परितंत्र का विज्ञान है एवं परितंत्र जो है, जो इकोसिस्टम है, देखिए इकोसिस्टम इकोलॉजी के अंतर्गत आ रहा है। यहाँ पे उसके कहने का मतलब यह है कि जो भी परितंत्र होता है, जो भी इकोसिस्टम होता है वो इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी का एक इकाई होता है, ठीक है ना। इसी क्रम में चलिए हम लोग अब देखा जाए इसकी थोड़ा सा जो इसकी प्रकृति है, ठीक है ना, परितंत्र की जो प्रकृति है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखिए पारिस्थितिकी की प्रकृति, इसकी नेचर क्या है, ठीक है ना। तो नेचर में देखिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ, ठीक है ना, इसके बारे में आपके बुक में डिटेल में दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे कि इसकी नेचर क्या है, इकोलॉजी का जो नेचर है उसको देखा जाए। कह रहा है कि यह कला और, ठीक है ना, यह जैसे कि हम लोग काफ़ी अभी परिभाषा का अध्ययन किए हैं तो उससे यह पता चल रहा है कि यह कला और विज्ञान दोनों है, ठीक है ना। ये क्या है, कला और विज्ञान दोनों है, ठीक है ना, कला और विज्ञान दोनों है। कह रहे कि कला का संबंध कार्य करने, ठीक है, अथवा संपादन से होता है, ठीक है ना। जो भी कला का यहाँ पे बात कर रहा है तो कला का मतलब वो क्या समझा रहा है कि संबंध किससे है, तो कार्य करने से और संपादन से है। जबकि विज्ञान के अंतर्गत निरीक्षण, निष्कर्ष, अनुभव शामिल होते हैं। यानी कि इसके पूरे कहने का मतलब ये है कि जो भी पारिस्थितिकी है, ठीक है ना, उसमें जो भी जीवधारी होते हैं तो जीवधारी
जीवधारी जो भी हैं तो जीवधारी क्या करते हैं, जीवधारी और इस वातावरण में जो उनके बीच संबंध है तो उसको हम लोग अपने वैज्ञानिक तरीके से उसका निष्कर्ष निकालते हैं, वो कैसे है, क्यों निर्भर है, कैसे नहीं निर्भर है। तो ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग थोड़ा सा और आपको बुक में आपके दिया हुआ है, डिटेल में आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है ना। अब आइए अगला है आपका पारिस्थितिकी के उद्देश्य। इसके उद्देश्य को देखिए, उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो पहला उद्देश्य देखिए क्या बता रहा है, कह रहा है कि जीवधारियों तथा उनके वातावरण के संबंध का अध्ययन करना, यानी कि जो भी जीवधारी हैं और उनके जो वातावरण है उनके बीच का संबंधों का अध्ययन करना। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि विशाल प्रकृति के स्वरूप तथा कार्यों, ठीक है ना, विशाल प्रकृति के स्वरूप तथा कार्यों का अध्ययन का सही बोध कराना, यानी कि जो भी विशाल स्वरूप है, ठीक है ना, किसका, प्रकृति का जो विशाल स्वरूप है, ठीक है ना, उस स्वरूप में उनके कौन कौन से कार्य हैं, ठीक है ना, किसके, तो जीवधारियों के, ठीक है ना, उनके कौन कौन से कार्य हैं तो उनका बोध कराना यानी ज्ञान कराना। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि जीवधारियों तथा उनके वातावरण के घटकों की पारस्परिक निर्भरता का विश्लेषण करना, यानी कि जीवधारी हैं और वातावरण है तो उनमें कौन कौन से घटक हैं, जो भी घटक हैं उनके बीच के, जैसे कि एक दूसरे पर निर्भर होना, तो किस प्रकार से निर्भर है वो लोग। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम मानव हैं तो मानव जाति क्या करता है, किन किन चीज़ों पे निर्भर है, पेड़ पौधों पे निर्भर है, जानवरों पे निर्भर है, ऐसे करके निर्भरता को ये बता रहा है। तो निर्भरता का विश्लेषण, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। चौथा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि जीवधारियों के कल्याण हेतु नियंत्रण तथा संचालन के आयामों का विकास करना, यानी कि जो भी जीवधारी हैं, ठीक है ना, उन पे कैसे उन पे नियंत्रण करना, ठीक है ना, उन पे कौन सा नियंत्रण, कैसे नियंत्रण किया जाए, ठीक है ना, और उनको संचालन कैसे किस प्रकार से किया जाए, और उसी का संचालन और नियंत्रण का विकास करना। ठीक है ना। हाँ, पांचवा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, पांचवा पॉइंट कह रहा है कि सभी प्राणियों और उनके सभी वातावरण के संबंधों की व्यापक जानकारी देना, यानी कि जो भी आपके प्राणी हैं और उनके जितने भी वातावरण हैं, जो भी उनसे संबंधित वातावरण हैं, उनके बीच का जो संबंध है उनकी व्यापक जानकारी देना, यानी विस्तृत रूप से जानकारी देना। छठा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, कि प्राकृतिक स्रोतों तथा पर्यावरण प्रदूषण की व्यवस्था तथा संरक्षण का अध्ययन करना, यानी कि कह रहा है कि जो प्राकृतिक स्रोत हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना, तथा और पर्यावरण जो प्रदूषण है, ठीक है ना, की व्यवस्था तथा संरक्षण का अध्ययन करना, यानी कि उनकी व्यवस्था किया जाए, जो भी प्रदूषण की जो भी व्यवस्थाएं, प्रदूषण कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उस पर नियंत्रण करने का उपाय ढूंढा जाए और उसको कंजर्वेशन किया जाए, संरक्षण किया जाए। ठीक है ना। अब आइए देखिए आगे चलिए देखा जाए, आपका दिया हुआ है शिक्षा तथा पारिस्थितिकी, ठीक है ना, तो ये आपके टॉपिक में आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना, शिक्षा तथा ये पारिस्थितिकी, तो इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए ये देखा जाए ये है क्या। ठीक है ना, ये देखिए शिक्षा तथा पारिस्थितिकी, मतलब ये है क्या, शिक्षा तथा पारिस्थितिकी को देखा जाए तो इसमें चलिए आइए देखा जाए है क्या। कह रहा है कि जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि शिक्षा भी एक कला है एवं विज्ञान दोनों है। शिक्षा क्या है, कला और विज्ञान दोनों है। कह रहे कि शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया होती है, बात सही है, शिक्षा क्या है, एक विकास का प्रक्रिया है। ठीक है, कह रहे कि एवं इस प्रक्रिया में वातावरण की मुख्य भूमिका होती है, बात सही है। जहाँ पर भी हम जो भी शिक्षा ग्रहण करते हैं वहाँ की जो संपूर्ण वातावरण होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है शिक्षा ग्रहण करने में। ठीक है ना। कह रहे कि वंशानुक्रम नहीं, ठीक है ना, वंशानुक्रम को नहीं बता रहा है यहाँ पे। ठीक है ना। और कह रहे कि मनोवैज्ञानिक, ठीक है ना, मनोविज्ञान के इस विचारधारा को पर्यावरणीय मनोविज्ञानिक कहते हैं। ठीक है ना। और देखिए कह रहे कि जो भी शिक्षा है जैसे कि औपचारिक होता है एवं अनौपचारिक होता है। शिक्षा का संबंध किससे होता है, तो वातावरण से होता है। कह रहे कि औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझा जाए तो जो औपचारिक शिक्षा होता है वो एक उसका जो वातावरण होता है वो अलग होता है, मानव निर्मित होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि स्कूल और कॉलेज, तो स्कूल और कॉलेज क्या होता है, एक बाउंड्री के अंतर्गत
घिरा हुआ होता है और उसके नियम और कानून कुछ भी जो भी है नियम होते हैं, उस नियम के आधार पर क्या होता है हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। और उसका एक समय होता है। लेकिन जो अनौपचारिक शिक्षा है ये कहीं भी किसी भी रूप में कभी भी इसका कोई समय और कहीं भी कोई स्थान विशेष नहीं होता है, कोई स्थान निर्धारण नहीं होता है। इसको आप कहीं से भी ले सकते हैं, वातावरण में से ले सकते हैं शिक्षा, ठीक है ना, कहीं टेलीविजन से ले लिए, कहीं और से ले लिए, किसी मानव के द्वारा ले लिए, मतलब कि ये अनौपचारिक शिक्षा है, ये नियमों में बद्ध नहीं होता है, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखा जाए क्या है कि भौतिक प्रक्रिया एवं ऐसे वातावरण का निर्माण करती हैं जिसमें छात्र क्या होता है अनुभव प्राप्त करता है, फलतः छात्र सीखते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जो वातावरण होता है वो ऐसा वातावरण निर्माण करना चाहिए जिसमें क्या हो ऐसा पारिस्थितिकी, मतलब कि कहने का मतलब ऐसा है वो पारिस्थितिकी होना चाहिए तो जहाँ पे जो छात्र होते हैं वो क्या करें, वहाँ पे अध्ययन करें और उस चीज़ को अच्छे से सीखें। ये चीज़ है, थोड़ा सा टॉपिक में था, आपके बुक में डिटेल में दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे की तरफ देखा जाए। यहाँ से क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन उठाता है, पक्का है एक क्वेश्चन यहाँ से उठाएगा, या तो 1000 शब्दों में, या तो 500 शब्दों में, या तो कमेंट में, ठीक है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन उठाना है तो उठाना है, हर एक कीमत पे एक क्वेश्चन समझिए यहाँ से उठाएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। अभी हम लोग पारिस्थितिकी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, आगे हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में भी अध्ययन किया जाएगा, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल के बारे में भी अध्ययन किया जाएगा, और उसके बाद से ऊर्जा का प्रवाह का भी अध्ययन किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए पारिस्थितिकी का अध्ययन क्षेत्र, तो पारिस्थितिकी का जो अध्ययन क्षेत्र है देखिए वो बहुत ही विस्तृत है, ठीक है ना। क्या है, बहुत ही विस्तृत है, ठीक है ना। इसका एरिया बहुत, अध्ययन क्षेत्र जो है बहुत ही विशाल है, व्यापक है। कह रहे कि इसका क्षेत्र जीव विज्ञान तक ही सीमित नहीं है बल्कि सामाजिक विज्ञान तथा व्यवहारिक ज्ञान, ठीक है, भी इसके अध्ययन में, इसके अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि इसमें कह रहे कि जीव विज्ञान ही नहीं अपितु भौतिकी, रसायनिकी, ठीक है ना, रसायन की, भूगोल, गणित, सांख्यिकी, ठीक है, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, जलवायु विज्ञान इत्यादि सभी सम्मिलित हैं, ठीक है ना। तो इस क्रम में देखिए हम आपको एक एक पॉइंट केवल लिखे हैं, ये इसको मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, ठीक है ना, जो कि निम्नलिखित प्रकार से यहाँ पे कुछ पॉइंट 11 पॉइंट है। तो इसको चलिए देखिए, सबसे पहले आता है आपका आवासीय पारिस्थितिकी। तो आवासीय पारिस्थितिकी में देखिए क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है, कह रहे कि इसमें पृथ्वी पर जो भी विभिन्न प्रकार के जो भी आवास हैं, हमारे लिए हो या जीवधारियों के लिए हो या कीड़े मकोड़ों के लिए हो, ठीक है ना, किस जो भी आवासें हैं, जो भी पृथ्वी पर जीवधारियों की जो आवासें हैं, ठीक है ना, आवास तथा जीवधारियों पर उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। जो हैबिटेट्स इकोलॉजी है, इसके अंतर्गत जो भी पृथ्वी पर आवास मौजूद हैं, ठीक है ना, मौजूद हैं, तो उस आवास में जीवधारी और उनके जो आवास जो है जो उस पर प्रभावित करते हैं तो उनका अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। दूसरा देखिए समुदाय पारिस्थितिकी। समुदाय पारिस्थितिकी में क्या है, कह रहे कि इसमें पशुओं के स्थानीय वितरण का विभिन्न आवासों में अध्ययन करते हैं। यानी कि जो भी पशु हैं, जहाँ जहाँ पर पशु पाए जा रहे हैं, ठीक है ना, अलग अलग वातावरण पे, आप जानते हैं कि हमारा जो है उष्णकटिबंधीय इलाका है, तो यहाँ पे जो भी जीवधारी पाए जाते हैं वो अपने वातावरण के अनुसार जीवित रहते हैं। अभी टुंड्रा प्रदेश में चले जाइए तो टुंड्रा प्रदेश में जो भी जीवधारी पाए जाएंगे वो है, उनका आवास अलग है, हमारा आवास अलग है, तो वहाँ की जो जीवधारी है उस वातावरण के हिसाब से अपने आप को क्या किए हैं, ढाल लिए हैं, और उनके बीच का जो संबंध होगा, तो इसीलिए कह रहा है कि इसमें, ठीक है ना, सामुदायिक पारिस्थितिकी में इसमें पशुओं के स्थानीय वितरण का विभिन्न आवासों में अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो भी पशुओं का वितरण है एक से स्थान से दूसरे स्थान जहां पाए जा रहे हैं उनके आवासों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा आपका है जनसंख्या पारिस्थितिकी। तो जनसंख्या पारिस्थितिकी में देखिए क्या है कि इसमें जीवधारियों की आबादी की अभिवृद्धि, स्वरूप तथा नियंत्रण का अध्ययन करते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत क्या होता है, जो भी जीवधारी होते हैं उनकी आबादी क्या है, उनकी अभिवृद्धि क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उनका नियंत्रण क्या है, ठीक है ना, उसका अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से चौथा देखिए
चौथा है आपका मानव पारिस्थितिकी यानी कि ह्यूमन इकोलॉजी। कह रहा है कि इसके अंतर्गत मानव तथा उसके वातावरण के संबंध तथा मनुष्य का प्रभाव तथा उसके लिए उपयोग का अध्ययन किया जाता है। यानी कि कह रहा है कि इसके अंतर्गत यानी जो मानव इकोलॉजी है यानी कि ह्यूमन इकोलॉजी है, उसके अंतर्गत कह रहा है कि मानव तथा उसके वातावरण का संबंध, ठीक है ना, मानव तथा उसके वातावरण का संबंध, और देखिए क्या कह रहा है, मनुष्य का प्रभाव, ठीक है ना, उसके लिए उपयोग का अध्ययन, यानी कि जो भी वातावरण उस मनुष्य पे प्रभावित कर रहा है यानी उनको प्रभाव डाल रहा है उन पे, तो उन प्रभावों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत, ठीक है ना। अब आइए देखिए व्यवहारिकता, ठीक है ना, व्यवहारिक पारिस्थितिकी यानी कि अप्लाइड इकोलॉजी। कह रहे हैं कि इसमें मनुष्य की आवश्यकताओं और पारिस्थितिकी प्रत्ययों का उपयोग जैसे कृषि, वानिकी, ठीक है ना, वानिकी, भूमि का उपयोग इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। यानी कि व्यवहारिक की परिस्थिति अप्लाइड इकोलॉजी के अंतर्गत कह रहा है कि मनुष्य की कितनी आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है ना, कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि कृषि, ठीक है, वानिकी यानी कि वनों का, ठीक है ना, भूमि का, ठीक है ना, इन सभी का जो भी आवश्यकता होती है तो उनका अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। छठा है उत्पादन, यानी कि देखिए आप कह सकते हैं प्रोडक्शन इकोलॉजी। कह रहे कि इसमें विभिन्न पारिस्थितिकी प्रणाली के उत्पाद जैसे कि स्वच्छ पानी, फसल, सागर का पानी इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है जो प्रोडक्शन है, ठीक है ना, प्रोडक्शन है पारिस्थितिकी प्रणाली में जो भी उत्पादन है, ठीक है ना, जैसे कि स्वच्छ पानी जो उत्पादन हो रहा है, फसल है, ठीक है ना, सागर का पानी, ये हमें किस प्रकार से हम इनका इस्तेमाल करते हैं, क्या संबंध है, उसका अध्ययन करता है। अब आता है आपका सातवां है भौगोलिक पारिस्थितिकी, जियोग्राफिकल इकोलॉजी। कह रहे कि इसमें पशुओं तथा पौधों के भौगोलिक विवरण का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसके अंतर्गत कह रहा है कि जो भी पशु हैं, जो भी पौधे हैं, उनकी जो वातावरण, जो भौगोलिक दशाएं हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। चलिए देखिए आठवां क्या कह रहा है कि सौर ऊर्जा पारिस्थितिकी यानी कि रेडिएशन इकोलॉजी। कह रहा है कि इसमें सौर ऊर्जा के वातावरण तथा जीवधारियों पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यानी कि रेडिएशन क्या होता है, जीवधारियों को प्रभावित करता है, उनकी स्किन को, उनकी त्वचा को प्रभावित करता है। यानी कि उसका इसके अंतर्गत उन रेडिएशनों का अध्ययन किया जाता है, वो क्यों प्रभावित कर रहा है, किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, ठीक है ना। अब आइए अगला आपका है प्रणाली पारिस्थितिकी। तो इसके अंतर्गत देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसमें पारिस्थितिकी प्रणाली के स्वरूप तथा कार्यों का विश्लेषण किया जाता है। कह रहा है कि इसके अंतर्गत ये जो पारिस्थितिकी प्रणाली है, इसके कैसे स्वरूप हैं, इसकी बनावट क्या है और इनके कार्य क्या है, उन कार्यों का विश्लेषण किया जाता है, ठीक है ना। और कह रहा है कि सही जानकारी एवं बोध के लिए इसमें गणित के प्रतिमानों का उपयोग भी किया जाता है। यानी कि कह रहा है कि इसकी सही जानकारी यानी कि सही जानकारी और सही ज्ञान के लिए इसमें गणित के प्रतिमानों का भी प्रयोग किया जाता है। फिर आपका 10वां देखिए समाजशास्त्र आता है। कह रहे कि इसमें मानव की पारिस्थितिकी तथा प्राकृतिक वातावरण में मनुष्यों के संबंधों तथा व्यवहारों की व्याख्या की जाती है। यानी कि इसके समाजशास्त्र के अंतर्गत यानी सोशियोलॉजी है, तो इसके अंतर्गत क्या कह रहा है कि प्राकृतिक वातावरण में मनुष्यों के क्या संबंध हैं, ठीक है ना, और संबंध हैं और उनके कैसे व्यवहार हैं, उसकी व्याख्या की जाती है। आपका आता है अब अगला इथोलॉजी यानी कि चरित्र शास्त्र। इसके अंतर्गत देखिए कह रहे कि इसके अंतर्गत प्राकृतिक वातावरण में पशुओं के व्यवहार की व्याख्या की जाती है, यानी कि उनके कैरेक्टर को देखा जा रहा है, ठीक है ना। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि जो भी प्राकृतिक वातावरण है उसमें जो भी पशु निवास कर रहे हैं तो उनका कैसा वो बिहेवियर है यानी कि व्यवहार है, उसका अध्ययन किया जाता है। इसी क्रम में देखिए आगे आपका एक टॉपिक आता है पारिस्थितिकी के प्रकार। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लिया जाए, ठीक है ना, थोड़ा सा देख लिया जाए क्या है। तो इसमें कह रहे कि जो पारिस्थितिकी का व्यापक के आधार पर देखा जाए तो इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है एकाकी पारिस्थितिकी तथा दूसरा है आपका संपूर्ण पारिस्थितिकी, ठीक है ना। इसमें आइए देखिए एकाकी पारिस्थितिकी में वो क्या कह रहा है, ठीक है ना। इसमें देखिए एकाकी पारिस्थितिकी यानी कि आउटियो इकोलॉजी में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसके अंतर्गत, ठीक है ना, इसके अंतर्गत कह रहा है कि किसी
किसी जीव की एक जाति या उपजाति के संबंधों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, कह रहा है कि किसी भी जीव की एक जाति, ठीक है ना, एक जाति तथा उसकी उपजातियों की संबंधों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए मेढक है, तो मेढक है जिसको हम लोग फ्रॉग कहते हैं, तो मेढक की कई प्रजातियां होती हैं। आप देखे होंगे कुछ तालाबों में रहते हैं, कुछ जमीन पे रहते हैं, ठीक है ना, और कुछ पेड़ पौधों पे रहते हैं, यानी कि इनकी भी कई सौ प्रजातियां हैं मेढक की। तो उसमें से कह रहा है कि मान लीजिए एक मेढक है, तो मेढक की एक उपजाति है राना टिग्रीना, तो राना टिग्रीना का क्या है, वातावरण से किस प्रकार संबंध है, ठीक है ना, उस राना टिग्रीना उपजाति, जो मेढक की उपजाति राना टिग्रीना है, उसका किस प्रकार से वातावरण से संबंध है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है, एकाकी, यानी कि एक किसी विशेष एक का अध्ययन किया जाए। ठीक है ना, अब देखिए संपूर्ण रूप से इसमें और आता है, जैसे कि आगे हम लोग देखेंगे। चलिए ये देखिए, दूसरा है आपका संपूर्ण पारिस्थितिकी। तो संपूर्ण पारिस्थितिकी में देखिए, जैसे कि नाम से ही पता चल जा रहा है, साइन इकोलॉजी, तो इसके अंतर्गत क्या है कि इसमें समुदायों तथा संपूर्ण पारिस्थितिकी प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि इसको पूरा संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है। जैसे कि पारिस्थितिकी वेत्ता, यानी कि जो भी पारिस्थितिकी को परिभाषित करते हैं, जो इसके बारे में अध्ययन कराते हैं, जो बताते हैं, उनकी संपूर्ण, देखिए वो कह क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि संपूर्ण तंत्र, जैसे मरुस्थल, एक मरुस्थल जब लेंगे, यानी कि जो रेगिस्तान लेंगे, मरुस्थल लेंगे, तो उस मरुस्थल में पूरी मरुस्थल, जो भी मरुस्थल है उसमें पूरी तरीके से जो भी जीवधारी पाए जा रहे हैं, कौन कौन से पाए जा रहे हैं, उनका सीधा वातावरण से कैसा संबंध है, इसको कह रहा है। मरुस्थल है, गुफाओं है और कोणाधारी वनों है, ठीक है ना, कह रहे कि वनों का अध्ययन करता है, यानी कि पूरा ये संपूर्ण का करता है। अगर एक वन को लेगा, एक जंगल को लेगा, उस संपूर्ण जंगल का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर इसके आगे अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, परितंत्र, यानी कि इकोसिस्टम का अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा।